नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले पे चर्चा करेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिया है। और यह फैसला हर उस व्यक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो किसी मामले में हिरासत में होने के बावजूद किसी अन्य मामले में गिरफ्तारी का डर महसूस करता है। तो चलिए जानते इस फैसले के अहम बिंदु। सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा अगर कोई आरोपी पहले से किसी मामले में हिरासत में है तो वह या दूसरे मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी बेल याचिका दाखिल कर सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी को अग्रिम जमानत मांगने का हक है जब तक उसे अपराध में गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो उसे नियमित जमानत की अर्जी दाखिल करनी होगी। ऐसा कोई कानून नहीं जो अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल करने पर रोक लगाता है, भले ही आरोपी किसी और मामले में हिरासत में हो। अगर आरोपी एक अपराध में हिरासत में है और दूसरे अपराध में गिरफ्तारी का जो डर है तो दूसरा अपराध एक अलग मामला होगा और उसे अग्रिम जमानत का अधिकार है। यह फैसला में यह भी कहा गया अगर किसी व्यक्ति को किसी एक मामले में हिरासत में रखा गया तो जांच एजेंसी उसे दूसरे मामले में जांच के लिए हिरासत में लेने के लिए रिमांड की मांग कर सकती है। लेकिन अगर आरोपी उस दूसरे मामले में अग्रिम जमानत मिल जाती है तो जांच एजेंसी उस मामले में रिमांड पर नहीं ले सकती। सबसे खास बात यह है कि एक मामले हिरासत में होने से दूसरे मामले में गिरफ्तारी का डर खत्म नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी से बचने का अधिकार आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है, इसे उचित प्रक्रिया के बिना खत्म नहीं किया जा सकता। धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने की जो शर्त यह है कि आरोपी को यह विश्वास होना चाहिए कि उसकी गिरफ्तारी की संभावना है, यानी जब तक गिरफ्तारी का डर है तब तक अग्रिम जमानत की अर्जी दी जा सकती है। तो दोस्तों, यह था सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला। यह फैसला एक बार फिर बताता है कि हमारे कानून में आरोपी के अधिकारों की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपको इस फैसले का सबसे इंपॉर्टेंट जो महत्व है वो हम बताते हैं। इस फैसले का सबसे महत्व यह है कि कई महत्वपूर्ण कानूनी और संवैधानिक पहलुओं को स्पष्ट करता है, जैसे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। यह फैसला आरोपी के एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। यदि कोई व्यक्ति पहले से किसी मामले में हिरासत में है तो दूसरे मामले में उसकी गिरफ्तारी का डर बना रहता है, तो ऐसे में उसे अपनी स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए अग्रिम जमानत का अधिकार दिया गया है जो संविधान द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति यानी स्वतंत्रता के अधिकार को मजबूत करता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो है कानूनी स्पष्टता, यानी कि यह जो फैसला है 438 अग्रिम जमानत के संबंध में स्पष्टता प्रदान करता है। इससे पहले इस बात को लेकर विवाद था कि क्या हिरासत में रहते हुए कोई व्यक्ति दूसरे मामले में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दे सकता है या नहीं। इस फैसले ने यह स्पष्ट किया कि एक मामले में हिरासत होने से दूसरे मामले गिरफ्तारी की आशंका खत्म नहीं होती है और अग्रिम जमानत की अर्जी दी जा सकती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें निकल के आता है कि जांच एजेंसियों की शक्ति का संतुलन। इस फैसले ने जांच एजेंसियों और अभियुक्तों के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित किया। अगर जांच एजेंसी को जरूरत महसूस होती है तो वह रिमांड मांग कर सकती है, लेकिन अगर आरोपी ही अग्रिम जमानत मिल जाती है तो उसे रिमांड नहीं लिया जा सकता। इससे जांच एजेंसियों की शक्ति का दुरुपयोग रोकने में भी मदद मिलेगी। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कानूनी प्रक्रिया की सुनिश्चितता, यानी कि यह फैसला यह सुनिश्चित करता है कि किसी आरोपी के अधिकारों का हनन बिना उचित कानूनी प्रक्रिया में नहीं हो सकता। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि आरोपी को सिर्फ इसलिए अधिकारों के वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह किसी अन्य मामले हिरासत में है। संवैधानिक मूल्यों की पुनः स्थापना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार की भावना को मजबूत करता है। यह फैसला यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को केवल ठोस कानूनी प्रक्रियाओं के आधार पर ही सीमित किया जा सकता है। न्यायपालिका की भूमिका, यह फैसला न्यायपालिका को उस महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है जो नागरिक की संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए निभाती। इस फैसले से यह सुनिश्चित किया गया है कि कानून के दायरे में रहते हुए आरोपों को जो आरोपी है उसके अधिकारों की रक्षा की जाए और उन पर किसी प्रकार के अनुचित दबाव न डाला जाए। अग्रिम जमानत का दायरा बढ़ा, यानी कि इस फैसले के बाद अग्रिम जमानत के जो दायरे का विस्तार हो गया है। पहले यह समझा जाता था कि हिरासत में रहते हुए अग्रिम जमानत नहीं मांगी जा सकती, लेकिन इस फैसले में स्पष्ट किया कि अग्रिम जमानत तब मांगी जा सकती है जब तक उसे विशेष मामले में गिरफ्तारी की संभावना हो।
ओवरऑल कंक्लूजन यह है कि यह फैसला न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्व है, बल्कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्याय और संवैधानिक मूल्यों की सुरक्षा दिशा में एक बड़ा कदम है। अग्रिम जमानत कब नहीं है, यानी कि अग्रिम जमानत यानी कि जो एंटीसिपेटरी बेल है एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है, लेकिन कुछ विशेष स्थिति में कानून में इसे प्राप्त करने की अनुमति नहीं होती, जैसे कि SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि अत्याचार अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। इस कानून की धारा 18 और 18A के अंतर्गत इस तरह के अपराधों में अग्रिम जमानत का कोई भी प्रावधान प्रतिबंधित है। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना या सुनिश्चित करना है कि उसे खिलाफ अपराध करने वाले अग्रिम जमानत का लाभ ना मिल सके। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है कि 438 का सब क्लॉज 4 यानी कि CRPC में समान अपराधों में अग्रिम जमानत की सीमाएं। कुछ गंभीर अपराधों में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती, जैसे कि सामूहिक बलात्कार यानी कि गैंग रेप, हत्या के प्रयास और अन्य गंभीर अपराध जहां कोर्ट को लगता है कि आरोपी को जमानत से समाज में असुरक्षा बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर आरोपी पहले ही जमानत का दुरुपयोग किया है या अगर उसकी जमानत जांच प्रभावित हो सकती है तो अग्रिम जमानत देने का इनकार किया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा जुड़े मामले में, यानी कि ऐसे मामले में जहां राष्ट्रीय सुरक्षा, देशद्रोह या आतंकवाद से जुड़े आरोप होते हैं तो अग्रिम जमानत मिलने की संभावना बहुत कम होती है, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA या आतंकवाद निरोध कानून UAPA के तहत दर्ज अपराधों में अग्रिम जमानत नहीं मिलती है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है गंभीर आर्थिक अपराध, यानी कि सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंस, यानी कि बड़े आर्थिक छोटे कर चोरी, बैंक धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्री जैसे मामलों में अग्रिम जमानत के लिए अदालतें अक्सर सख्त दृष्टिकोण अपनाती हैं और आर्थिक अपराध जुड़े मामलों में आरोपी की जमानत से जांच बाधित हो सकती है, इसलिए जमानत नहीं दी जाती। गैर जमानती वारंट, यानी कि नॉन बेलेबल वारंट, अगर आरोपी गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है तो उसकी अग्रिम जमानत की याचिका आमतौर पर खारिज कर दी जाती है। कोर्ट यह मान सकती है कि आरोपी न्याय से बचने की कोशिश कर रहा है और जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना। अगर अदालत को लगता है कि आरोपी को अग्रिम जमानत देने से जांच या गवाहों के प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तो अग्रिम जमानत नहीं दी जाती। यह विशेष रूप से तब होता है जब गवाहों को धमकाने, सबूतों से छेड़छाड़ करने की आशंका हो और कथित अपराध की भी गंभीरता। अगर अपराध बहुत गंभीर है, जैसे कि हत्या, दुष्कर्म, आतंकवादी गतिविधि या अन्य गंभीर अपराध जो कोर्ट में अग्रिम जमानत देने से भी मना कर सकती है। और पुनरावृत्ति के मामले में, यानी कि हैबिचुअल ऑफेंडर के मामले में, अगर आरोपी बार बार अपराध करने के आरोप हैं या वह अपराध का आदी है तो अग्रिम जमानत देने की संभावना कम हो जाती है। तो कंक्लूजन ये निकला कि अग्रिम जमानत एक आरोपी उसकी गिरफ्तारी से पहले सुरक्षा को प्रदान करने का एक तरीका है, लेकिन यह हर स्थिति में उपलब्ध नहीं होती और गंभीर अपराधों और समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार, राष्ट्रीय सुरक्षा और जांच के असर डालने वाले मामलों में अग्रिम जमानत की अर्जी जो सख्ती वो नियंत्रित करती है। तो ओवरऑल ये था एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में आया है। आशा करते हैं आपने इस जजमेंट के जो इंपॉर्टेंट, इस फैसले का जो महत्व उसको समझा होगा और अग्रिम जमानत कब नहीं दी जा सकती उसको समझा होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना तो मत भूलिएगा और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा या हमारे ये नंबर पर भी हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।